गुड इवनिंग। सारी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। होप कि सब लोगों ने किया है। तो डाउट ओके, देखो ना सब लोग 37 क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है द नंबर ऑफ n डिजिट नंबर विच कंटेन द डिजिट 2 and 7। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? n डिजिट का। तो कितने आप लोग बनाएंगे? n। अच्छा, मेरे पास अगर कोई कंडीशन नहीं होती, अगर इतना ही बोलोगे कि मैं 2 and 7 को लेके n डिजिट का नंबर बनाना है, मेरे पास कितनी चॉइस होगी? तो हर ब्लॉक पे आपके पास कितनी चॉइस? दो। कौन कौन सा? या तो 2 या तो 7। और ऐसे कितने ब्लॉक है आपके पास? n। यहाँ पर 2 चॉइस, यहाँ पर 2 चॉइस, यहाँ पर 2 चॉइस, हर एक के लिए 2 चॉइस। और ऐसे n ब्लॉक है तो 2 into 2 into 2 कितनी बार? तो आपका आंसर कितना होता? 2n। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो। बट इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बट नॉट द डिजिट 0, 1, 8 and 9। तो नंबर ऑफ n डिजिट नंबर विच कंटेन द डिजिट्स 2 and 7। अगर सिर्फ 2 and 7 की बात होती तो ये आंसर हो जाता, बट उन्होंने बोला है कि नहीं, सिर्फ इतना नहीं, बट ये भी कंडीशन है कि बट नॉट द डिजिट 0, 1, 8, 9। मतलब 2, 7 को यूज करना है और किसको यूज नहीं करना है? तो अगर 0, 1, 8, 9 को यूज नहीं करता हूँ, टोटल में कितने डिजिट होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 10। अगर ये 4 को यूज करना ही नहीं है तो फिर हर प्लेस के लिए अब कितनी चॉइस? 6। ये 4 को हटा दो, हर प्लेस के लिए कितनी चॉइस होती? 6। तो यहाँ पर अब 6 की तो सिर्फ 2 और 7 की बात ही नहीं हो रही है। सारे के लिए अगर 6 से चॉइस है तो आंसर कितना होता है? 6 to n। बट इस 6 to n में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वो 6 कौन सा नंबर है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 और 9 तो लेना नहीं है। इसी 6 की चॉइस की बात कर रहे हैं, है ना? जब हम ये बोल रहे हैं कि हर प्लेस पे हमारे पास अगर 6 चॉइसेस है तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कभी भी 2 यूज ना किया हो सकता है? पॉसिबल है ना? तो अगर मैंने कभी भी 2 यूज नहीं किया होगा तो फिर हर प्लेस पे कितनी चॉइस होगी? 5। तो -5n। ये नहीं चलेगा। ये कौन सा मैंने हटाया? 2 को मैं यूज ही नहीं कर रहा। वैसे आप ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी कि जब आप 6 चॉइसेस बोल लो तो ये भी तो पॉसिबिलिटी कि मैं 7 कभी यूज ही ना किया, किसी 5 में से एक नंबर यूज किया। पॉसिबल है? तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन के हिसाब से कंपलसरी 2 and 7 को तो यूज करना ही करना है। तो -5n। ये मैंने किसको हटाया? 7 को हटाया। ये 6 किस लिए था? ये 4 को छोड़ के ये 6 में से कोई भी नंबर यूज कर, तो 61, 61 एंड टाइम। उसमें से मैंने क्या माइनस कर लिया? जब मैं 2 और 7 को यूज ही ना करता हूँ, 2 को यूज नहीं करता हूँ तो 5n चॉइस, 7 को यूज नहीं करता हूँ तो भी 5n चॉइस। बट इसमें थोड़ी चीजें रिपीट होना चालू होगी। कैसे? जब हम ये बोल रहे हैं कि मैं 2 को यूज नहीं कर रहा हूँ, 2 को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हर इसके लिए कितनी चॉइस थी? 5। तो जब हर प्लेस के लिए 5 चॉइस है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने 7 कभी यूज ही ना किया? पॉसिबल है ना? तो इसलिए 2 का यूज नहीं कर रहे तब आपने 7 भी यूज नहीं किया। मतलब इस 5n में ऐसे भी नंबर इंक्लूड है जिसमें 2 या तो 7 में से कुछ भी यूज नहीं हो रहा। सही है? अब जब ये 5n में, ये 5n कौन सा वाला था? जब आपने 7 को यूज ही नहीं किया, तो ये 5 चॉइस था। ऐसा पॉसिबल है? जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर प्लेस पे 5 चॉइस होता है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो कि हर एक में आपने 3, 4, 5, 6 में से कोई नंबर यूज किया हो, 2 आपने यूज किया ही ना। तो इसका मतलब कि 2 और 7 यूज नहीं हो रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। वो सब ऑलरेडी माइनस कर चुके थे। इसका मतलब कि 2 and 7 यूज नहीं हो रहा, उसको आप कितनी बार माइनस कर दो? 2 बार करना है माइनस, बट एक ही बार माइनस करोगे ना, 2 बार थोड़ी माइनस करोगे। अगर 2 बार माइनस कर लिया तो मैं एक बार वापस प्लस भी करूंगा। वो क्या प्लस करूंगा? 4 पावर
तो 4 पावर n किस लिए, जब आप 2 और 7 में से कुछ भी यूज नहीं करते, 4 में से कोई भी एक नंबर यूज कर रहा हूँ, तो प्लस 4n, इसका आंसर हो जाएगा 6n माइनस 2 टाइम 5n है ना, 2 बार हो गया ये, तो 6n माइनस 2 टाइम 5n प्लस 4n, तो ए इज करेक्ट। जैसे क्वेश्चन में टोटल कॉम्प्लीमेंट के करोगे ना, टोटल में से जो नहीं है उसको हटा दो, जल्दी हो। उसके बाद 39 क्वेश्चंस में क्या दिया है आपको, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, बट विद द कंडीशन, क्या कंडीशन है, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसमें मेरा, और वो नंबर कैसा है, A1 A2 A3 और A4, जो पहले प्लेस पे जो नंबर होगा वो A2 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, A2 पे जो नंबर होगा वो A3 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, A3 पे जो नंबर होगा वो A4 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। बाकी सब सिचुएशन परम्यूटेशन का है कि सिलेक्शन का, नंबर बनाना है, बट विद दिस कंडीशन, A1 is greater than A2, A2 is greater than A3, A3 is greater than A4। 4 डिजिट का नंबर बनाना है with the condition A1 is greater than A2, A2 is greater than A3, A3 is greater than A4। किसका क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का? नॉर्मली जब हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं या वर्ड फॉर्म करते हैं तो किसका क्वेश्चन होता है, परम्यूटेशन का होता है, राइट। बट ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का, ये परम्यूटेशन का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई ये बोलता कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो फिर मैं सिंपल क्या करता, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 लोग बना लेता है ना, पहले प्लेस पे 9 पे, क्योंकि 0 से नंबर चालू नहीं हो सकता, दूसरे प्लेस पे रिपीटेशन अलाउ किए तो वापस 9 जो यहाँ यूज हो गया उसको वापस नहीं कर सकता, यहाँ पर 8, यहाँ पर ये टोटल 4 डिजिट के नंबर बन जाते। पर इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कोई नंबर कि जिसमें यहाँ का नंबर यहाँ से बड़ा हो, पॉसिबल है? जब यहाँ पर 8 9 में से चॉइस ले रहे हो आप 0 को छोड़ के, तो हो सकता है कि आपने यहाँ 1 लिया हो, फिर यहाँ पर जब बाकी 9 में से एक नंबर ले रहे हो 1 को छोड़ के, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर 3 लिया हो सकता है कि यहाँ पर आपने 2 लिया हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसमें तो कैसा है कि फर्स्ट प्लेस पे आपका नंबर सेकंड प्लेस से बड़ा ही होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो थर्ड प्लेस से बड़ा होना चाहिए, और थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो फोर्थ प्लेस से बड़ा। इसका मतलब कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में 4 नंबर को सिलेक्ट करना मेरे हाथ में, बट मेरे हाथ में अरेंजमेंट नहीं। क्यों? बिकॉज ये तो दे ही रखा है कि भाई पहला नंबर आपको जो सबसे बड़ा है वही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल लोगे, आपको पहले प्लेस पे वही नंबर रखना पड़ेगा जो 4 में से सबसे बड़ा हो। तो एक तो चीज ये पक्की बात है, अगर मेरे पास 10 नंबर है 0 1 2 3 अप टू द 9 10 नंबर होते हैं, इस 10 में मैं कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट कर लूँ तो 24। अब जब मैंने कोई 4 नंबर सिलेक्ट किया, सपोज वो 4 नंबर 0 3 5 7 आया, तो आपका नंबर कैसा बनेगा, 7530 बनेगा, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका कि आपके अरेंजमेंट तो है ही नहीं आपके हाथ में, पहला 7 ही रखना पड़ेगा, फिर 5 रखना पड़ेगा, फिर 3 रखना पड़ेगा, फिर 0 ही रखना पड़ेगा। चॉइस कहाँ हमारे हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ 4 नंबर कौन सा लेना वो तो मेरे हाथ में, अरेंजमेंट मेरे हाथ में नहीं है, बट 4 नंबर सिलेक्शन तो मेरे हाथ में 8 भी है। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10C4। 10C4 को सोल्व करो तो क्या होगा, 10 9 8 7 डिवाइड बाय 4 3 2 1, तो ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, का आंसर ही 210। तो मैं 210 तरीके से 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ, वेयर A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A3, A3 इज ग्रेटर देन A4। अच्छा, अगर ये आपको समझ में आया, समझ में क्या हुआ, मैं इसके पे करके ये कंडीशन को उल्टा कर लेता हूँ, तो आपका आंसर क्या होता है, सेम नहीं होता। बस A1 A2 A3 A4 4 डिजिट का नंबर बनाना, बट A1 छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा A2, उससे बड़ा A3, उससे बड़ा A4।
इस तरह की ये समझ समझ ही नहीं है आपको, तो इसका आंसर नहीं दे पा रहे। इसका आंसर क्या होगा अगर ये आपको समझ में आया होगा? इतना तो समझने का सेम टू सेम है। इसका आंसर होगा 9C4 और 10C4 नहीं, क्योंकि आप 0 ले नहीं पाओगे। कि अगर 0 लोगे तो आपको 0 यहीं पर रखना पड़ेगा, तो फिर वो चार्ट शीट का नंबर ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर 0 की कोई चीज नहीं है आपके पास। अब आपको कहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा? 1 to 9 में से लेना पड़ेगा। फिर आप कोई भी 4 नंबर ले सकते हो, और जो भी 4 नंबर लोगे उसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है। समझ आया? यहाँ पर मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि 0 मुझे बाद में रखना है। यहाँ पर 0 लोगे तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा? फर्स्ट प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? फिर वो कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा? 3 डिजिट का बन जाएगा। क्योंकि 0 की चॉइस को आपको हटानी पड़ेगी, 0 है ही नहीं आपके पास। अब आपके बाकी 1 to 9 में तो कोई भी 4 नंबर लेने की चॉइस, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? 9C4। ओके, 40 वापस वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। देयर आर 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन आप लोग समझते ही हो, ठीक है? हर लाइन पे P पॉइंट है। यहाँ पर कितने पॉइंट है? अच्छा छोड़ो, P पॉइंट नहीं लेते। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि अगर वेरिएबल आपको प्रॉब्लम करते हैं नंबर अज्यूम कर लो, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो सपोज मैं P को भी 5 ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पर 5 पॉइंट है, इसमें भी 5 पॉइंट है और इसमें भी 5 पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूं कितने टोटल कितने पॉइंट होंगे? 15, हर एक में 5-5, तो टोटल कितने हुए? मुझे इस 15 पॉइंट को यूज करके ट्राइंगल्स बनाने, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 15 पॉइंट आपके सामने हैं, उनको यूज करके आपको ट्राइंगल्स बनाने, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 15 माइनस 3 into 5 15 3 भाई आप ट्राइंगल का तो 15 में कोई भी 3 पॉइंट लेके ट्राइंगल बना पाओगे? नहीं। कौन से पॉइंट को लेके नहीं बना पाओगे? जो एक ही लाइन है। मैं यहाँ से 3 लेके नहीं बना पाऊंगा, बट मैं 2 यहाँ से लूँ और 1 यहाँ से लूंगा तो चलेगा। तीनों में से अलग अलग एक लूंगा तो भी तो चलेगा। तो सिर्फ क्या नहीं चलेगा? यहाँ से 3 पॉइंट लोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ से 3 पॉइंट लोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ से 3 पॉइंट लोगे तो नहीं चलेगा। तो टोटल अगर कोई कंडीशन है तो कितने ट्राइंगल बनते? 50, उसमें से इसका 5C3 नहीं चलेगा, इसका 5C3 नहीं चलेगा, इसका भी 5C3 नहीं चलेगा। तो 5C3 कितनी बार नहीं चलेगा? ये मेरा आंसर सही है। अब ये P की जगह 5 की जगह पर उन्होंने P पॉइंट दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा? 3P is 3 minus 3 times PC3, ये हो जाएगा। अगर हर एक में P पॉइंट है तो मिला के कितने पॉइंट हो गए? P प्लस P प्लस P तो 3P हो गया। तो 3P में तो मैं कोई भी 3 पॉइंट लेके ट्राइंगल बना सकता था, बट वो कोलिनियर वाले नहीं बन रहे होंगे। तो माइनस PC3 कितनी बार? 3 बार। इसको सोल्व कर लेते हैं, इन्होंने थोड़ा सोल्व करके दिया हुआ है। सोल्व कैसे करोगे? 3PC3 को कैसे लिखोगे? 3P minus 1, 3P minus 2 divided by 3 into 2 into 1, 3 times PC3 कैसे लिखूंगा? P into P minus 1 into P minus 2 divided by 3 into 2 into 1, करेक्ट? यहाँ का 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3 कैंसिल। दोनों में से कॉमन जितना कॉमन इंसान ले लेते। क्या कॉमन दिख रहा है? P/2, P कॉमन है और डिवाइड बाय 2 कॉमन है, सही है। क्या रहेगा? 3P minus 1 into 3P minus 2 minus P minus 1 into P minus 2, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3P minus 1 3P into 3P तो 9P स्क्वायर, यहाँ पर P into P स्क्वायर, 9P स्क्वायर में से P स्क्वायर गया 8P स्क्वायर, माइनस 6P माइनस 3P तो कितना देगा? माइनस 9P
और यहाँ पर -2p माइनस p, तो -3p माइनस माइनस प्लस 3p माइनस 9p प्लस 3p माइनस 6p। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है? -1 इंटू -2 प्लस 2, यहाँ पर -1 इंटू -2 प्लस 2 और बीच में माइनस है तो 2 कट। वापस यहाँ से क्या कॉमन है? 2p, 2 कट कर लेता हूँ, क्या बचेगा? p स्क्वायर, 2p कट लिया, 2p कॉमन लिया होगा तो क्या बचा होगा? 4p माइनस 3, तो p स्क्वायर इंटू 4p माइनस 3। और आपको ये भी नहीं करना तो ये भी कर सकते, आपने p को 5 लिया तो इसी को सोल्व कर लो और सारे ऑप्शन में p की, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सारे ऑप्शन में p को 5 रख के चेक कर लेना कहाँ मैच हो रहा है, तो भी चलेगा। पर कभी वेरिएबल प्रॉब्लम करे तो आप क्या करोगे? नंबर लेके कर लो, सेम कंसेप्ट आपका वेरिएबल मिल जाएगा। उसके बाद 18 हो चुका है, तो कोई 18 क्वेश्चन दे। क्वेश्चन में हमें बोला है द नंबर ऑफ वेज वी कैन पुट 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉल, अलग अलग दिखता है बॉल को, 5 डिफरेंट बॉक्सेस में डाले हैं, 5 डिफरेंट बॉल, 5 डिफरेंट बॉक्सेस। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं होता, आपको जैसे डालना है डालो, तो क्या आंसर होता है? बस 5 बॉल को 5 बॉक्स में डालना है, बॉल अलग है बॉक्स भी अलग है, तो क्या आंसर होता है? 5 पावर 5, क्योंकि हर बॉल के कितनी कोई 5 कोई, तो 5/5 आंसर हो जाता है। बट उन्होंने बोला है कि आपको कैसे भी डालना है, बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सच दैट एट मोस्ट 3 boxes इज एम्प्टी। एट मोस्ट 3 boxes इज एम्प्टी का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 3 को खाली रख सकता हूँ, ज्यादा से कितने को खाली रख सकता हूँ? 3 को। तो अब ज्यादा से ज्यादा 3 को खाली रख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? मैं 1 को खाली रख सकता हूँ, 2 को खाली रख सकता हूँ, 3 को खाली रख सकता हूँ, क्या नहीं चलेगा? 4 को खाली रख लो, ये नहीं चलेगा, 5 को तब खाली वैसे भी नहीं रख पाओगे, 5 को खाली रख तो बोल डाल, तो वैसे भी 5 तो खाली रहेगा ही। तो मेरे पास इसका मतलब कि एटमॉस 3 बॉक्स को खाली रख सकते, इस तरीके में 0 बॉक्स को खाली रखूं तो चलेगा, 1 बॉक्स को खाली रखूं तो भी चलेगा, 2 बॉक्स को खाली रखूं, 3 बॉक्स को खाली रखूं तो भी चलेगा। तो क्या नहीं चलेगा? ये सब चलेगा, तो क्या नहीं चलेगा? 4 बॉक्स को खाली रखोगे नहीं चलेगा, 5 बॉक्स को वैसे ही खाली नहीं रख सकता, तो फिर बेटर है ना 4 को सोल्व करूं, उससे अच्छा है 1 को सोल्व करके टोटल में से माइनस नहीं कर दूं। किसमें ज्यादा सेंस है? 4 को सोल्व करने में ज्यादा सेंस है, 1 को सोल्व करने में ज्यादा सेंस है? 1 को सोल्व करने में। टोटल आउटकम कितना? विदाउट एनी कंडीशन, उसमें आपको क्या माइनस करना है? जब आप 4 बॉक्स को खाली रखोगे, कौन से 4? तो 5 बॉक्स में से कोई भी 4 बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5C4, जिसको मैंने सिलेक्ट किया 4 बॉक्स को, उसको मैं साइड कर दूंगा। अब कितने बॉक्स बचे? एक ही बचे, उसी के अंदर सारे बॉल को डाल देना, बॉल के पास ही चॉइस नहीं बची, सबको उठा के उसी बॉक्स में डालना है। तो 5C4 इंटू 1/5, हर एक के पास एक ही चॉइस है, हर एक के पास मतलब हर बॉल के पास एक ही चॉइस है। कौन सा? जो बॉक्स बाकी रहा ना, 4 को तो खाली रखने वाले हो, तो सी आंसर 1/5 1 हो जाएगा, 5C4 5 हो जाएगा, तो आंसर इज 5/5 माइनस 5C4 5C1 होता है, आंसर इज 5/5 माइनस 5। तो ये आंसर। उसके बाद 22 आपको बोला कि इन फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विद इच अदर, द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप। मैं आपको उल्टा पूछता हूँ, एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होने जा रहा है, उस फुटबॉल के टूर्नामेंट में टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, हर टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है, हर एक के साथ खेलना है, तो टोटल कितने मैच होंगे? कितने मैच होंगे? 10 सीधी बात है भाई, 10 में से 2 को, इतने 2-2 के ग्रुप बनेंगे, उतने ही मैचेस होंगे,
सही है, तो आपका आंसर 10C2 हो जाता है, राइट। अब इसमें उल्टा पूछा है, इसमें बोला कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसके अंदर कितनी टीम है ये नहीं पता, तो सपोज 8 टीम, बट ये पता है कि उस पूरे टूर्नामेंट में टोटल मैचेस कितनी खेली गई, 153। तो अगर 8 टीम होती तो टोटल मैचेस कितनी होती, 10 टीम की, तो आपने बोला 10C2 मैचेस होंगे, तो 8 टीम होगी तो कितनी मैचेस होंगे, तो NC2 इक्वल टू 153 दे रखा है, NC2 कितना दिया हुआ है 153, तो n पता करना है, तो या तो डायरेक्ट ऑप्शन में तो पुट करके चेक कर लो, अगर वो भी नहीं करना तो NC2 कैसे सोल्व करोगे, n into n minus 1 divided by 2 into 1 equal to 153, करेक्ट। तो n into n minus 1 equal to 153 into 2, या तो ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो फिर मैंने और एक ऑप्शन दिया था आपको, अगर इस तरफ दो कंजुगेटिव तो सामने भी दो कंजुगेटिव होंगे, राइट। कौन से दो का कंजुगेटिव का प्रोडक्ट ये पता कर लेते हैं, राइट। 153 को अगर आप ब्रेक कर दो तो 153 किसके बराबर होगा, 3 से डिवाइड होता है, 3 into 51 को वापस ब्रेक करोगे तो 17 into 3 into 17 ना, तो ये 3 जा 9 into 2, तो ये 18 into 17, आगे दो कंसेक्यूटिव, बड़ा नंबर बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो n इक्वल टू 18, तो उस टूर्नामेंट में कितने टीम होंगे, 18 टीम, तो जो आपको पता है। अच्छा 23 The total number of ways of dividing mn distinct objects into n equal groups. मेरे पास mn ऑब्जेक्ट है और मुझे n इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक ग्रुप में कितने होंगे mn ऑब्जेक्ट। आप लोग हमेशा ऐसा कर लिया करो, मुझे लग रहा है कि आप लोग का अभी लॉजिक उतना डेवलप नहीं हो पाए कि आप वेरिएबल को लेके आप लोगों को कर पाओ, तो आपको जैसे बोले सब नंबर ले लिया, राइट। mn ऑब्जेक्ट से mn को कुछ मान लेते हैं, सपोज 10 ऑब्जेक्ट, राइट, और n इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, n को मैं 2 मान लेता हूँ, तो 10 ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना, मैंने डायरेक्टली इस इक्वेशन का आंसर के साथ दिखता है बताया। 10 को अगर 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या होगा, 10 को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या होगा, 10 ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है तो आंसर क्या होगा, हाँ वो तो 5 और 5 देंगे, बट आंसर क्या होगा 5। आपको एक पूरा कंसेप्ट समझेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ऑर्डर मैटर्स मैटर एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। छोड़ो ये क्वेश्चन, आप मुझे बताओ 52 प्लेइंग कार्ड थे, वापस वही चीजें वापस आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले भी समझाया। 52 प्लेइंग कार्ड को मुझे 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 डिफरेंट पर्सन्स में 4 पीपल्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। आप लोगों की नोटबुक में देखो एक कंसेप्ट लिखा होगा अपने, of order does matter and order does not matter. मिला क्या था, कैसे लिखते थे क्या थे। तो वैसे तो पूरा कंसेप्ट के हिसाब से 52 को आप 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर एक हाथ में कितने कार्ड गए होंगे, 13, कौन से 30, तो 52 की 13 इंटू 39 की 13 इंटू 26 की 13 इंटू 13 की 13, इस तरह से होगा। बट इसका मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया था कि ऐसा दिखता कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन,
टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल ऊपर आ जाता है, हर एक क्लास में 13 जा रहा है तो नीचे 13 फैक्टोरियल, 4 लोग हैं तो 13 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ये तब की बात है जब ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि कौन से लोग के पास, क्योंकि लोग का अलग अलग दिखते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। पर अगर यही 4 इक्वल ग्रुप बनाना तो बस मुझे 13 की ग्राफ बना के छोड़ देना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो जितने इक्वल ग्रुप थे उसके फैक्टर्स हम डिवाइड भी करते थे, क्योंकि अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मिला आप लोगों को? लगता नहीं है तुम लोगों से कुछ कराया और कंसेप्ट याद नहीं है आप लोगों को। तो फिर बताओ मुझे 10 को 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, तो मेरा आंसर क्या होगा? ग्रुप बनाना 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कितने इक्वल ग्रुप है? 2 इक्वल ग्रुप। अगर ये 2 लोगों में देना होता तो ये डिवाइड नहीं होता। तो ये बराबर है। तो अब मैंने mn को 10 लिया और n को 2 लिया, ठीक है, तब मेरा आंसर ये आया। अब मैं क्या करूंगा? ऑप्शन देख लूंगा। ऑप्शन में मुझे सारे ऑप्शन mn के टर्म में दिया हुआ है। mn मतलब कितना है इसमें? 10, तो ऊपर mn फैक्टोरियल, ऊपर हर एक जगह पर पुट कर लेते हैं ना, हर पहला ऑप्शन में पुट करते हैं mn 10 फैक्टोरियल। m कितना है? mn 10 है, उसमें n 2 है, तो m कितना? 5। m कितना? 5। तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करो तो 5 फैक्टोरियल का पावर है। n 2 था, n 2 है तो m 5 होगा ना। पहले ऑप्शन देखो तो मैच हो रहा है, वही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में तो मैं आगे जाता, सेकंड थर्ड चेक करता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट हो गया जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ग्रुप बनाना, किसी को देना नहीं है। उसके बाद 25 अच्छा 25 में जो कंसेप्ट है वो अभी तक आप लोगों को देखो ना, यहाँ पर 25 क्वेश्चन समझोगे। उसके पहले हमने भैया से बात की होगा, हमें पता है कि पूरा फंक्शन क्या, पूरा मैथमेटिक्स क्या होता है? फंक्शन। अब मतलब आप लोगों का चैप्टर है पूरा फंक्शन, है ना। आप लोगों का बुक में सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे आप लोगों का वापस 12th में भी फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वो इसलिए होता है। और वापस इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो मैथ्स 1 में भी पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन ही होगा, M2 पढ़ोगे तो उसका भी पहला चैप्टर फंक्शन ही होगा, M3 पढ़ोगे तो भी उसका फर्स्ट चैप्टर फंक्शन ही होगा। क्यों? कोई पूरा मैथमेटिक्स फंक्शन हो, ऐसी कोई चीज ही नहीं कि जो फंक्शन ना हो, क्योंकि फंक्शन का बेसिक मतलब होता है मशीन। फंक्शन को इजीली समझने का मतलब है कि भाई मैं मशीन को समझ रहा हूँ। भाई दुनिया का कोई भी मशीन हो, हर मशीन का काम एक जैसा ही होता है। ये मशीन है मेरे पास, राइट, वो मशीन मैंने इंस्टॉल कर लिया, जगह खरीदा, जगह खरीद के मैंने मशीन भी इंस्टॉल किया। सपोज मुझे मार्कर बनाना था तो मार्कर बनाने का मशीन मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। मैंने मार्कर बनाने का मशीन इंस्टॉल कर लिया, फिर मैं घर जाकर बैठ गया कि वो मार्कर खुद ही बना के दे देगा, ऐसा होगा नहीं होगा। उसको मुझे रॉ मटेरियल तो देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे अगर उसको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, उस मशीन के अंदर कुछ तो आप लोगों को इनपुट डालना पड़ेगा। वो इनपुट क्या होगा? यहाँ प्लास्टिक के शीट्स होंगे, बिकॉज प्लास्टिक की बॉडी है ये, तो मैं इसको प्लास्टिक के शीट्स डालूंगा। वो जो मैं अंदर डालूंगा ना उस मशीन के अंदर, उसको बोलते हैं डोमेन। वो क्या होता है आपका? डोमेन, जिसको हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? डोमेन, ठीक है। अब आपने इसके अंदर इनपुट डाल दिया, मतलब आपका रॉ मटेरियल डाल दिया, फिर आपको कुछ नहीं, फिर मशीन काम कर रहा है, फिर आप ऑफिस में जाकर आराम से बैठ जाओ, ठीक है। फिर मशीन अपना टाइम लेगा, जो भी उसका प्रोसेसिंग टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद वो आपको आउटपुट देगा, राइट। वो जो आउटपुट देगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज।
फिर एक होता है दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन। जैसे एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज और एक होता है कोडोमेन, राइट। वो कोडोमेन क्या होता है? वो कोडोमेन होता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि मैंने मार्कर बनाने की फैक्ट्री चालू की, ठीक है, तो मैं मार्कर बनाने की फैक्ट्री चालू करूंगा, इसके पहले मैंने और एक चीज किया होगा। ऐसा नहीं कि मैं सडनली जाकर बहुत पैसे डाल दिया। मैं क्या करूंगा, अपने थोड़े आदमी लोगों को हायर करूंगा, थोड़े मार्केटिंग पर्सन को हायर करूंगा, उनको बोलूंगा कि आओ मार्केट में रिसर्च करो, डेटा लेके आओ कि आजकल कौन से मार्केट की सबसे ज्यादा डिमांड है। भाई अगर मैं बिजनेस खोल रहा हूँ या कोई भी बंदा जब बिजनेस चालू करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है ना, राइट। तो वो मार्केट में जाएगा, थोड़े इंस्टीट्यूट को विजिट करेगा, थोड़े स्कूल्स को विजिट करेगा, हर जगह विजिट करेगा, फिर स्टेशनरी वालों को विजिट करेगा, भाई तुम्हारे वहां से कौन से मार्केट सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो बोलेगा कि यहाँ पर ई और बी टाइप के मार्केट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं आजकल। तो ऑब्वियस है कि मैं सूरत में बैठा और अगर सूरत में ई और बी टाइप के मार्केट की सबसे ज्यादा डिमांड है तो मैं कौन सा मार्केट बनाऊंगा? ए और बी बनाऊंगा। सीधी बात है, जिसकी डिमांड है वही बनाऊंगा। पर क्या सूरत में जो मार्केट चल रहे हैं ए और बी, तो पूरे वर्ल्ड में वही मार्केट चल रहे होंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यूएस चला जाऊंगा या फॉरेन कंट्री में चला जाऊंगा तो टेक्नोलॉजी वाइज हमसे बहुत आगे हो सकते हैं कि वहां पर आगे की टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट चल रहा हो, राइट। तो मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 5 टाइप के मार्कर अभी यूज में है, ABCD, बट मैं सूरत में हूं तो मैं कौन सा बना रहा हूँ? ए और बी। तो मेरा मशीन जो होगा मुझे कौन सा मार्कर बना के देगा? मैंने वैसा ही मशीन इंस्टॉल किया जो मुझे ए और बी टाइप के मार्कर बना के देगा। ये हायर टेक्नोलॉजी वाले मार्कर जो अभी तक सूरत में आए ही नहीं, इंडिया में नहीं है, राइट। पर ये जो 5 टाइप के जो मार्कर बन रहे हैं, ये यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो है आपका कोडोमेन। वो क्या है आपका? कोडोमेन, राइट। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। मैं पूरी दुनिया में इतने टाइप के मार्कर है, हाँ आप इसमें से थोड़े टाइप के मार्कर बना रहे हो जो आपके काम के, और उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज। इसका रेंज कौन है? ए और बी। और कोडोमेन कौन है? ABCD। समझ आए जरा? जो आप उसको देते हो फंक्शन को, वो क्या होता है? डोमेन। वो क्या होता है? डोमेन। वो आपका इनपुट हो गया, फिर मशीन अपना प्रोसेस करेगा, फिर जो आपको आंसर देगा वो क्या होता है? रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? यूनिवर्सल, राइट। इस दुनिया में बनती सारे मार्कर, राइट। और इसको लिखा ऐसे जाता है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन का सिंबल है, ए जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और बी जो होता है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। कोडोमेन हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ढूंढना नहीं होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है ना, क्वेश्चन में देना पड़ेगा उसको। तो कोडोमेन आपको हमेशा दिया होता है, बट मैक्सिमम बच्चों को जब उनका 11-12 खत्म होता है तब तक उनको ऐसे ही लगता है कि बी रेंज होता है, बट बी रेंज नहीं होता। बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। रेंज होता ही नहीं। रेंज हमें पता करना होता है, हमें मोस्टली डोमेन और रेंज पता करना होता है। डोमेन मतलब क्या है? इनपुट। जैसे मैंने आपको ट्रिगो पढ़ाया था तो सब सारे फंक्शंस को मैंने डोमेन रेंज बताया। जैसे 10x sin x का डोमेन क्या था? वो तो रेंज था। वो -1 जो है वो रेंज था। sin x का डोमेन क्या था? ऑल द रियल वैल्यू। sin x आपसे कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, वो कुछ भी डालोगे तो मना ही नहीं करता, वो बोलता आने दो। क्यों? बिकॉज बनाए कहां से? तो कैंडी नहीं होता, उसमें 10 डिग्री डालोगे तो भी लेगा, उसमें -100 डिग्री डालोगे तो भी लेगा, सब कुछ लेगा। cos x का डोमेन ऑल द रियल वैल्यू रेंज -1 to 1। पर 10x की अगर हम बात करें तो आपसे सब कुछ नहीं लेगा, वो थोड़ी वैल्यू को आपको मना कर देगा कि मैं नहीं ले पाऊंगा। कौन सी वैल्यू? जब cos 0 हो जाएगा, वो सारी वैल्यू आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जब cos 0, क्योंकि उसमें वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मशीन खराब हो जाएगा 10x का। तो वो आपसे 90 डिग्री नहीं लेगा, वो आपसे 270 डिग्री नहीं लेगा, राइट। वो आपसे 450 नहीं लेगा, 90 का हर और मल्टीपल नहीं लेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसका cos x सही है। सेम cot x क्या नहीं लेगा? जब sin 0 होता है। sin 0 कहाँ होता है? n पाई पे, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं लेगा। और जो 10 और cot का रेंज क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। sec x का डोमेन क्या नहीं लेगा? ओनली रियल वैल्यू नहीं लेगा वो आपको,
हर रियल वैल्यू लेगा बट उसमें से थोड़ी वैल्यू नहीं लेगा, कौन सी 4 0 हो जाता है, 2n + 1 × 5/2 नहीं लेगा। sec x नहीं मैं sec x बताया, cosec x क्या नहीं लेगा, n pi नहीं लेगा, बाकी सारे रियल वैल्यू लेगा बट n pi नहीं लेगा बिकॉज उस पे cosec अनडिफाइंड हो जाता है। और दोनों का रेंज क्या है, -∞ से -1 यूनियन +1 से इनफाइनाइट, राइट। तो ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज। जो मैंने आपको बताया, इनपुट इज डोमेन, आउटपुट इज रेंज, और यूनिवर्सल सेट इज कोडोमेन। तो ये भी होता है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। अगर आपको दिया है फंक्शन इज फ्रॉम R to R, तो इसका मतलब होगा कि जो भी फंक्शन उसका डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू डाल दो और आंसर भी मतलब यूनिवर्सल सेट भी कोई भी रियल वैल्यू। जैसे f of x = x², ये फंक्शन ले रहा हूं, f of x = इसका डोमेन क्या होगा, x² नाम का कोई फंक्शन होगा, x² नाम का कोई मशीन होगा, तो ऐसी कोई वैल्यू जो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ करेगा। x² के अंदर क्या 1.1 डालोगे तो लेगा, वो लेगा, 5 डालोगे तो लेगा, √5 डालोगे तो लेगा, 1/2 डालोगे तो सब कुछ लेगा। इसका डोमेन हो गया रियल वैल्यू, इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल वैल्यू, राइट। पर इसका रेंज क्या होगा, x² का आंसर क्या होगा, पुट तो कुछ भी कर लोगे 0 to, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव, ये कंफर्म है कि भाई इसका जो आंसर होगा 0 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, सही है। अब इसके सामने अगर f इज फ्रॉम R to R दिया है और फंक्शन दिया हुआ है x3, फंक्शन दिया हुआ है x3, इसका डोमेन ऐसे कोई वैल्यू जो नहीं लेगा वो आपसे, जैसे कोई भी नंबर है आप डालोगे तो मना कर देगा कि मैं नहीं लूंगा, कि सब कुछ लेगा, सब कुछ लेगा, x3 को किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसका रेंज, किसी का क्यूब तो नेगेटिव हो सकता है। अब अगर इसको देखो, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये जो सेकंड चैप्टर वो यही है, बस इतना ही है चैप्टर एनसीईआरटी में। भले फंक्शन बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम पढ़ेंगे तो 2-3 महीने चलेगा, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जितना दिया वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका रेंज क्या है, 0 to इनफाइनाइट, राइट। बट कोडोमेन क्या है, तो अगर हमें पूछे रेंज और कोडोमेन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या, रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होगा, उससे छोटा होगा, या तो उसके इक्वल होगा। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी का रेंज कोडोमेन से बड़ा हो जाए, कोडोमेन खुद यूनिवर्सल सेट है, उससे बड़ा कैसे होगा कोई भी चीज। तो आपके दो ही पॉसिबिलिटी थी, क्या क्या पॉसिबिलिटी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, या तो फिर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, है ना। या तो आपका रेंज जो होगा कोडोमेन से छोटा होगा, सबसेट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर है, या तो फिर उसके सेम हो सकता है। तो इस वाले केस में जब का रेंज है वो कोडोमेन का क्या बना, सबसेट बना, छोटा इससे, और इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब आपका रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, उसको क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है दिस इज कॉल्ड द ऑनटू फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। तो जब भी आप सुनोगे ऑनटू फंक्शन सुन रहा है, उन लोगों ने इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि जो भी फंक्शन उसका रेंज जो है वही आपका कोडोमेन। पॉसिबिलिटी दो ही बनने वाली है, इसको छोड़कर किसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शन, जैसे x² जो है वो इनटू फंक्शन और x³ जो है वो ऑनटू फंक्शन, ठीक है। रेंज को लेके मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, मे बी फंक्शन इज इनटू फंक्शन, मे बी फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। कंडीशन, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा तो इनटू फंक्शन, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा तो ऑनटू फंक्शन। रेंज आपको दिया नहीं जाएगा, वो फंक्शन में से आपको डिसाइड करना है,
कोडोमेन आपको हमेशा दिया होगा बिकॉज वो यूनिवर्सल शेप है, वो हम नहीं डिसाइड करते, तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो रेंज को लेकर जैसे दो चॉइस होते हैं, वैसे डोमेन को लेकर भी दो चॉइस होती है। कैसे? एक होता है 1-to-1 फंक्शन और एक होता है मेनी टू वन फंक्शन। 1-to-1 एंड मेनी टू वन, नाम ही देखो ना, 1-to-1 और मेनी टू वन। 1-to-1 का मतलब है कि ऐसा फंक्शन कि जैसे जैसे मैं डोमेन को चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरा रेंज भी चेंज होना चाहिए। अगर मैं अपना इनपुट चेंज करूं तो मेरा आउटपुट भी चेंज, उसको बोलते हैं 1-to-1। और मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन, इसका मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आंसर, वन आंसर, बट इनपुट ज्यादा, एक से ज्यादा, बट आउटपुट एक। जैसे एक्स स्क्वायर, ये मेनी टू वन फंक्शन का एग्जांपल है। 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 रखोगे तो आंसर क्या होगा? 4, -2 रखोगे तो 2 वैल्यू पे सेम आंसर आएगा। इनपुट मेनी है, आउटपुट एक ही है, तो कौन सा फंक्शन हुआ? मेनी टू। एक्स क्यूब, आप इनपुट चेंज करते जाओ, आपका आउटपुट सेम रहेगा। कोई भी ऐसी दो वैल्यू है जिसका क्यूब सेम होता है? ऐसे कोई दो वैल्यू आप जानते हो जिनका क्यूब का आंसर सेम होता है? होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी तो हो गया 1-to-1। तो 1-to-1 फंक्शन मतलब क्या? इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज होगा। और मेनी टू वन का मतलब क्या? इनपुट चेंज नहीं, मतलब इनपुट चेंज हो रहा है, एटलीस्ट दो ऐसे इनपुट मिल जाने से जिसके लिए आंसर सेम हो, तो कैसा फंक्शन बनेगा? साइन कैसा फंक्शन है? 1-to-1 है कि मेनी टू वन? मेनी टू वन। साइन तो बहुत सारी जगह पर सेम आंसर देता है, 0 डिग्री पर भी 0 देता है, 180 पर भी 0 देता है। सही है। कोसेक, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैसे फंक्शन होते हैं? मेनी टू वन होते हैं, बहुत सारे सेम एंगल पे सेम आंसर देते हैं, राइट। और जब 1-to-1 का दूसरा जो नाम होता है, कभी अगर दूसरा उसका और एक नेम होता है, मैथमेटिकल नेम, दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव एंड 1-to-1 फंक्शन सेम है ना। और मेनी टू वन का और कोई इसका नाम नहीं है। ऑन-टू फंक्शन का भी और एक नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन-टू का दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। ध्यान रहेगा, पूरा फंक्शंस का बेस ये है। डोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कोडोमेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रेंज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और उसके टाइप। तो रेंज डोमेन को लेके दो टाइप, 1-to-1 फंक्शन और मेनी टू वन। दो में कोई तो होगा ना फंक्शन। 1-to-1 का मतलब इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा। मेनी टू वन मतलब मिनिमम तो ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसके लिए मेरा आंसर सेम हो, तो उसको बोलेंगे मेनी टू वन, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। और रेंज और कोडोमेन को लेके देयर आर टू पॉसिबिलिटी। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो गया तो ऑन-टू फंक्शन जिसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, और रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा तो इनटू फंक्शन जिसका कोई दूसरा नाम नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पीएनसी में कैसे काम आएगा आप बताना। मुझे दिया है कि फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 4 5 टेंड्स टू ABCD, ऐसे दे रखा है। आपको बोला गया है f is from 1 to 3 4 5 to ABCD। आपको पूछा गया कि मैं कितने 1-to-1 फंक्शन बना सकता हूँ, कितने 1-to-1 फंक्शन बना सकता हूँ। तो पहले इसका लिखिए, मुझे 1-to-1 पता होना चाहिए। 1-to-1 का मतलब क्या हुआ? इनपुट चेंज होगा तो इसका, ये आपका डोमेन है, ये क्या होता है आपका जो पहले लिखा होता है वो आपका डोमेन, और जो आपका ये जो होता है वो आपका कोडोमेन। मतलब मेरा आंसर जो होगा वो यहाँ से आएगा। अब मैंने मशीन को दिया है 1, फंक्शन जो मशीन उसको मैंने 1 डाल दिया। तो जैसे मैं फंक्शन में 1 डालूंगा तो मुझे आंसर कहाँ से देगा? ABCD में से देगा, इसके बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो 1 के लिए उसके पास कितनी स्पेस होगी? 5। 1 के लिए उसके पास कितनी स्पेस होगी? वो आपको आंसर A भी दे सकता है।
बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, डी भी दे सकता है और ई भी दे सकता है। तो इसके पास कितनी चॉइस थी? 5। फिर मैंने मसीह को 5 की है ना, 5 वाले 5 में से कोई एक आंसर मिल गया उसको, फिर 2 डाला मैंने, तो उसके पास कितनी चॉइस होगी? 4 ही होगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है? 1 to 1 है। मतलब जो आपने 1 को दे दिया वो अब आप 2 को नहीं दे सकते, क्योंकि 1 to 1 का मतलब ही क्या है? इनपुट चेंज होगा तो हाँ, अगर 1 to 1 वर्ड मेंशन या जैसे इतना पूछा तो कितने फंक्शन बना पाओगे, तो मैं बोलता 5:5। कैसे 5:5? 1 के पास भी 5 चॉइस है, 2 के पास भी 5 है, तो हर एक के पास कितनी चॉइस होती है? और यहाँ क्या है? 1 to 1। यहाँ पर क्या है? 1 to 1 फंक्शन। तो बी 2 के पास 4 चॉइस होगी, 3 के पास 3 चॉइस होगी, 4 के पास 2 चॉइस होगी और 5 के पास एक ही चॉइस जो बच्ची होगी वही देना पड़ेगा। तो ये सारे नंबर का चॉइसेस में दे नहीं देता हूँ तब तक मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 से लेके 1 का मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया? कितने 1 to 1 फंक्शन बनेंगे? मेनी टू 1 फंक्शन कितने बनेंगे? वो तो टोटल फंक्शन है। फंक्शन कितने टाइप के? 2 ही टाइप के, तीसरा टाइप ही नहीं होता। कौन से 2 टाइप? या तो 1 to 1, टोटल कितने फंक्शन बन रहे थे? 5 उस टोटल फंक्शन में से 1 to 1 हटा दूंगा तो बचेंगे 5:5 में से 5 फैक्टोरियल हटा दूंगा तो क्या हो जाएंगे आपके? सही है, राइट? समझ आया किस तरह से पीएनसी में आपको पूछेंगे? फिर ऐसा पूछा है, फंक्शन इज फ्रॉम 1 2 3 4 टेंड्स टू PQR, टेंड्स टू PQR, और पूछा गया है कि मैं कितने ऑनटू फंक्शन बना पाऊंगा, कितने ऑनटू फंक्शन बना पाऊंगा। इसमें डोमेन कौन है? डोमेन कौन है? 1 2 3 4। कोडोमेन कौन है? PQR। कोडोमेन कौन है? जिसका मतलब क्या हुआ? ऑनटू फंक्शन बनाना। अगर ऑनटू फंक्शन बनाना है तो ऑनटू फंक्शन की कंडीशन बताओ। ऑनटू फंक्शन की कंडीशन रेंज इक्वल टू कोडोमेन कौन है? तो रेंज भी क्या होना चाहिए? रेंज भी PQR होना चाहिए। उसका क्या मतलब निकालोगे? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑनटू फंक्शन का मतलब मैं ये निकालूंगा कि भाई ये तीनों को यूज करना है, रेंज में भी ये तीनों ही आने चाहिए, क्योंकि ऑनटू फंक्शन की कंडीशन क्या है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। का रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो कोडोमेन अगर मेरा PQR है तो रेंज भी क्या आना चाहिए? इसका मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 सबको मैंने P दे दिया या Q दे दिया या R दे दिया, मुझे तीनों को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैंने 1 2 को P दिया, 3 को Q दिया, 4 को R दिया, चलेगा। या 4 को मैंने P दे दिया, 2 3 को Q दे दिया, 1 को R दे दिया, वो भी चलेगा। बट PQR यूज होना चाहिए, किसी को कुछ भी दो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट PQR इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा। मेरे हाथ में 4 बॉल है, चारों डिफरेंट बॉल है 1 2 3 4 नाम के। मेरे सामने 3 बॉक्स रखे हुए हैं PQR। मुझे 4 डिफरेंट बॉल को 3 बॉक्सेस के अंदर डालना है और सारे बॉक्स यूज होने चाहिए। तो कौन सा कंसेप्ट हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट ग्रुप व्हेन 0 इज नॉट एडमिसिबल, व्हेन 0 इज नॉट एडमिसिबल, वो वाला कंसेप्ट है ऑनटू फंक्शन यूज करें। क्यों? बिकॉज रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो तीनों यूज होने ही चाहिए, वो तीनों यूज होने ही चाहिए। तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंसेप्ट है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाला, व्हेन 0 इज नॉट एडमिसिबल, वो यहाँ यूज करेंगे। तो फिर अगर इस पर वो 0 इज नॉट एडमिसिबल शॉर्टकट याद है क्या था? नहीं, वो तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाला। डिसिमिलर ऑब्जेक्ट में क्या था? इसमें वो R कौन है? R मतलब 3। R क्या है? 3 है। R स्क्वायर था ना, n क्या है? 4 माइनस फिर क्या था? R31 इंटू
3r minus 1 raised to 4 plus 3c2 3 minus 2 raised to power 4। उसके बाद जब मैं 3 minus 3 लेने जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। वो पैटर्न याद है, r raised to n minus rc1 into r minus 1 raised to n plus rc2 into r minus 2 raised to n, तो पूरा सीक्वेंस चल रहा है। वो यहाँ पर अप्लाई करूंगा। 3 raised to 4 is 81, 2 raised to 4 16, 16 into 3 48, 3 minus 2 1 हो जाएगा, 3c2 3 हो जाएगा, 81 plus 3 84 minus 48, मेरे पास 36 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अगर मुझे इस क्वेश्चन में पूछा तो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 36 हो जाता। तो ऑन टू फंक्शन में आप लोग क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि 0 इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये बस मैंने 1 2 3 4 PQR लिया हुआ, उन लोगों ने ABCD और 1 2 3 लिया। ABCD नाम के 4 बोले, 1 2 3 नाम के 3 बॉक्स में डालना है, और क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम R to S which are on to, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो यही आंसर आ जाएगा 36, इसका आंसर 36 आंसर। जब आपको पीएनसी में कभी भी फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही इसी में से कुछ आएगा। 1 to 1 फंक्शन बनाने होंगे, मेनी टू 1 बनाना होगा, या ऑन टू फंक्शन बनाना होगा। उसके लिए आपको फंक्शन की कंडीशन पता होनी चाहिए। क्लियर है इतना? उसके बाद देखो और कोई डाउट है? 20 वैसे तो 28 डाउट जैसा है नहीं, क्योंकि 3 टाइप को थ्रो करना है, आपको एडिशन 11 चाहिए। बट ये है कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आएगी। इसमें मैक्सिमम की कंडीशन होता है, डाइपेक्चर से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। आप x plus y plus z equal to 11 नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप 2 टाइप को थ्रो करो, आपका 10 का प्रोबेबिलिटी पूछता हूं। 2 टाइप को थ्रो कर रहे हो, आपको एडिशन 10 चाहिए, कितने तरीके से? मैं 2 टाइप को थ्रो करूंगा तो मेरा एडिशन 10 किसकी जरूरत पड़ता है? 4 6 5 5 6 तीन तरीके से चाहिए। आपका एडिशन 11 तरीके से 5 6 और 6 5। अच्छा 2 टाइप को थ्रो करते तो आपका टोटल आउटकम कितना होता है? 36 है ना, 1 1 1 2 1 3, लास्ट में 6 1 6 2 से लेके 6 6, तो टोटल आउटकम कितना होता है? 30। उसमें आपका मिनिमम एडिशन जो होता है उसका पैटर्न अगर आप लोगों को पता है या अगर थोड़ा विजुअलाइज किया होगा आपने, मिनिमम एडिशन आप 2 टाइप को थ्रो करते हो तो मिनिमम एडिशन 2 हो सकता है, जब दोनों पे 1 1 आएगा, और मैक्सिमम एडिशन 12 हो सकता है जब दोनों पे 6 6 आएगा। आपका एडिशन 2 हो सकता है, आपका एडिशन 3 हो सकता है, आपका एडिशन 4 हो सकता है, आपका एडिशन आपका एडिशन वो जो आपका पीक पॉइंट होगा, इसका मतलब कि 7 आने के चांसेस सबसे ज्यादा होगा। फिर 8 कम होता जाएगा, 9 10 11 और 12। 2 एक ही बार आता है। कब? जब आप 2 टाइप को थ्रो करते हो तो 2 कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। कब? 1 और 1 जब आएगा। एडिशन 3 कब? 1 2 और मतलब 2 बार। 4 आपको 3 बार मिलेगा, 1 3 3 1 2 2। आप देखो देखिए बढ़ते जा रहा है। 5 आपको 4 बार जा रहा है, 1 4 4 1 2 3 3 2। 6 आपको 5 बार मिलेगा, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3।
7 आपको सबसे ज्यादा बार मिलेगा 6 टाइम। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 6 बार, है ना। अब फिर क्या होगा, वो एक कम होता जाएगा। 8 आपको 5 ही बार मिलेगा, 9 आपको 4 ही बार मिलेगा, 10 आपको 11 आपको और 12 आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ पर एक इंक्रीज होता जाएगा, एक पीक पॉइंट पर आएगा और फिर वापस वो डिक्रीज होना चाहिए। ये बात हुई 2 टाइप। ये आपको 2 तरीके से, ये अगर पता है तो फटाफट हो जाती है। 2 तरीके से काम आता है, पीएनसी में काम आता है, प्रोबेबिलिटी में काम आता है, राइट। प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्वेश्चन करते थे ना, मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, मेरा एडिशन 10 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो क्या आंसर है 3/33। क्या लिखोगे, एडिशन 10 आने का चांसेस, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 33। यही होता है प्रोबेबिलिटी, राइट। 2 डाइस तो सिंपल है, 3 डाइस को मैन्युअली करने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 डाइस को मैन्युअली करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं 3 डाइस का भी इस तरह से आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। इसको ध्यान से देखना, बिकॉज ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मेरा बनाया हुआ है, तो जितनी बार कर चुका तो मुझे पता है कि इसका पैटर्न कैसे काम करता है। 3 डाइस का पैटर्न कैसे काम करता है। 3 डाइस पे मिनिमम एडिशन 3, मैक्सिमम एडिशन 8। एक टाइम तक वो इंक्रीज होगा, फिर वो डिक्रीज होना चालू होगा, राइट। एडिशन 4 हो सकता है, एडिशन 5 हो सकता है, एडिशन 6 हो सकता है, एडिशन 7 हो सकता है, एडिशन 8 हो सकता है, एडिशन 10 हो सकता है, जो आपका पीक पॉइंट होगा। फिर इस तरफ एडिशन 11 हो सकता है, एडिशन 12 हो सकता है, एडिशन 13 हो सकता है, एडिशन 14 हो सकता है, एडिशन 15 हो सकता है, एडिशन 16 हो सकता है, एडिशन 17 हो सकता है, एडिशन 18 हो सकता है। अब देखो इस तरफ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर लिखे हैं, इस तरफ मैंने 8 ही लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसा क्यों, बिकॉज इस तरफ जैसा बनेगा वैसे ही इसी का इमेज है, राइट। 3 एडिशन कितनी बार आता है, एक ही बार। 3 डाइस को थ्रो कर आप एडिशन 3 चाहिए, कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, राइट। उसका यहाँ पर क्या हमने एक इंक्रीज कर लिया, यहाँ पर भी वही करना है, बट वो इंक्रीमेंट अभी आपको दोनों नंबर के बीच में रखना है। फिर उसका क्या करना है बता, 1 से इंक्रीज करूंगा तो 2 से इंक्रीज करूंगा तो 3 से इंक्रीज करूंगा तो 4 से इंक्रीज करूंगा तो 5 से इंक्रीज करोगे तो 5 से इंक्रीज करोगे तो 6 पे रुक जाना। और वो कैसे ध्यान में रखेगा कि 6 पे रुक जाने, क्योंकि डाइस पे 6 से बड़ा नंबर ही नहीं होता, डाइस पे 6 से बड़ा नंबर नहीं होता है, तो मैं 6 के आगे नहीं बढ़ सकता, और तो इस गेट को भरना तो पड़ेगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, राइट। अब पीछे जाऊंगा तो फिर पीछे जब जाओगे तो ध्यान में रखना कि आपको 6 प्लस 5 नहीं लेना है, आपको इवन नंबर लेना है, क्योंकि अब गेट 2 ही बचे, और अगर पीछे जाऊंगा तो सारे खत्म भी करने हैं। अगर मैं 5 और 4 लिखूंगा तो फिर 3 to 1 का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 के पीछे जाएंगे और डायरेक्ट 4 इवन नंबर ही लेंगे। 4 के बाद 2 और 2 के बाद अगर लेना भी होता तो 0 आता, डाइस पे 0 होता ही नहीं है, राइट। तो बस वो ध्यान में रखेंगे, 6 के बाद डिक्रीज करोगे तो 4 के बाद डिक्रीज करोगे तो 2, राइट। और इन सब का होगा क्या, 3 आने का चांस कितनी बार था, एक ही बार था। 3 आने का चांस कितनी बार था, एक बार। उसमें मैं ये क्यूमुलेटिव ऐड करते जाऊंगा, 1 में 2 ऐड करूंगा तो कितना होगा 3, एडिशन 4 आने का चांस 3 टाइम्स। जब आप 3 टाइम्स को थ्रो करोगे और आपका एडिशन एग्जैक्टली 3 बार आता है, कब 2 1 1 1 2 1 और 1 1 और कभी 4 आएगा ही। ये 3 आया, इसमें 3 में ये 3 ऐड करो तो 5 आने का चांस 6 टाइम्स, 6 प्लस 4 6 आने का चांस 10 टाइम्स, 10 प्लस 5 7 आने का एडिशन 15 टाइम्स, 15 प्लस 6 8। आपका जब 3 टाइम्स को थ्रो कर आपका एडिशन 8 पूछा है तो कितनी बार आएगा 21 टाइम्स, 21 प्लस 4 एडिशन 9 आने का चांसेस 25 टाइम्स, 25 प्लस 2 10 एडिशन आने का चांसेस 27 टाइम्स सबसे ज्यादा।
अगर मैं 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ और अगर मुझे एडिशन 27 चाहिए तो मुझे कितनी बार मिलता होगा, सर एडिशन 10 चाहिए तो मुझे कितनी बार मिलता होगा, 27 टाइम्स, राइट। जैसे पहले में 1 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, तो लास्ट में फिर 6 आता होगा। जैसे अगर सारी क्वेश्चन गिनने बैठोगे तो कितनी क्वेश्चन मिलेगी, 27। ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से सेम टू सेम वापस डिक्रीज होना चालू होगा। तो 11 कितनी बार, 27 टाइम्स, 12 कितनी टाइम्स, 13, 21, 14, 21 के बाद 15, फिर 10, 6, 3, 1, 18 एक ही बार आ सकता है जब तीनों पे 6, राइट। 3 डाइस का एडिशन इसी फॉर्मेट में, इसी तरह से, इसी पैटर्न पे काम करता है। तब अगर कहीं पर भी आ जाता है कि मैं 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, मेरा एडिशन 11 आने का चांसेस कितना, अगर मुझे ये चार्ट याद है तो डायरेक्ट आंसर 27, वरना फिर काउंट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, काफी सारे ये समझ आ गया, पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। मेरा नेक्स्ट क्लास का काम मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पीएनसी के जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए गए आपको, हर चीज इंक्लूडिंग दिस फंक्शन चार्ट बताए, वो सब आपको पूछा रहेगा, तो आपको सब पाना। अच्छा, इसके अंदर एक मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं, जो आप क्यों वो नहीं करना आपको, तो उनको लगता है कि 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, पहले डाइस पे कुछ तो नंबर आएगा, तो वो जो नंबर X आया, दूसरे डाइस पर कुछ नंबर आया Y, तीसरे डाइस पे कुछ नंबर आया Z। क्वेश्चन में दिया था कि तीनों का एडिशन 11 होना चाहिए, राइट। तो देखा जाए तीनों का नंबर का एडिशन कितना हो जाना चाहिए, 11। X की वैल्यू 1 से बड़ी होगी क्योंकि डाइस पे 0 होता ही नहीं है, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, क्यों, बिकॉज डाइस पे 0 नहीं होता। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 11 बॉल है, मुझे 3 बॉक्सेस में डालना, एंड 0 इज नॉट एडिमिसिबल। डायरेक्टली शॉर्टकट दिया हुआ है, क्या होता है 0 इज नॉट एडिमिसिबल का शॉर्टकट, 0 इज नॉट एडिमिसिबल का शॉर्टकट n - 1 p of n कितना इस केस में 11, तो 11 - 1 10, r कितना 3, 3 - 1 2, तो 10c2, और 10c2 का आंसर कितना आएगा 10, 9 डिवाइड बाय 2 into 1 का आंसर कितना है, और यहाँ पर कितना आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर कंसेप्चुअली ऐसा लग रहा है, नहीं तो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर ऐसा में रिपीटेशन नहीं आ रहा, इसके अंदर ऐसा भी होगा कि तीनों का एडिशन जब आप 11 ले रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपने इसको 1 लिया, इसको 1 लिया, इसको 1 और 1 लिया, इसको कितना लेना पड़ेगा 9, अब डाइस का 9 कैसे होता है। तो इसकी मिनिमम की कंडीशन में से मैक्सिमम की भी तो कंडीशन है कि भाई 6 से बड़ा आप, तो फिर ये कंसेप्ट काम नहीं, या तो फिर टोटल में से फिर आपको ये माइनस करना पड़ेगा, जब इसको आपने 7, 8, 9 ले लिया, या इसको 7, 8, 9 ले लिया, या इसको 7, 8, 9 ले लिया, तो चीज माइनस करोगे तो आ जाएगा। बट क्यों करने, चार्ट बता दिया आपको मैं, इससे कुछ नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखो, इससे सब कुछ हो जाएगा। क्लियर, ये समझ आ गया कैसे अप्लाई करोगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखो, ये 2 डाइस के लिए, ये 2 डाइस के लिए, ये 3 डाइस, ये आपको 2 चैप्टर में काम आएगा, पीएनसी से ज्यादा काम आएगा ये आपको प्रोबेबिलिटी के टाइम। प्रोबेबिलिटी में आएगा कि आप 3 डाइस को थ्रो कर रहे हो, आपका एडिशन 11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, तो फेवरेबल आउटकम 27, टोटल आउटकम 6 into 6 into 6, टोटल आउटकम 3 डाइस में फिर वही होगा ना 6 into 6 into 6, तो तब तो काम आएगा ही। पर पीएनसी में जैसे क्वेश्चन आपने मेरे को जो डाउट पूछा उसमें वही है, आपको बोले एडिशन 11 आना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा 27। तो मैन्युअली काउंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग ये लिख लो। अगर ये फंक्शन वाला पार्ट भी नहीं लिखा है, टाइप ऑफ फंक्शन, कोड डोमेन क्या, अगर ये 1 to into क्या होता है, या 1 to 1 और many to 1 क्या होता है।
और अभी भी कोई रह गया हो तो मेरे को एक बार बता दो। 40 तक में 33। तीन टाइप का प्रश्न अभी के फॉर्म लेना लाइन में The greatest number of points of intersection of n circles in n straight line. अब मुझे बताओ, अगर n और n की जगह पर अगर आपको मैं बोलता कि आपके पास 4 सर्कल है, ठीक है, और 3 लाइन है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो कैसे कैसे आपके कितने मिलेंगे वो छोड़ दो, किस किस तरह से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सकते हैं? कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा? चार सर्कल है, 3 लाइन है, तो आपको किस किस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सकते हैं? कौन किसके साथ इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा? वापस तो कौन किसके साथ इंटरसेक्ट होगा? सर्कल और, ठीक है, सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। और नहीं मिलेगा? सर्कल और सर्कल भी तो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, तो भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। और लाइन लाइन के साथ भी तो इंटरसेक्ट हो सकता है। तो अगर 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो कितने सर्कल की जरूरत है? 2 सर्कल की जरूरत है। कितने सर्कल आपके? 4 सर्कल, तो 42। और जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट होते तो मैं 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते तो इंटू 2। फिर एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट होने के लिए एक लाइन चाहिए और एक सर्कल चाहिए। 4c1 इंटू 3c1। सर्कल लाइन के साथ इंटरसेक्ट होगा तो वापस 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, प्लस लाइन लाइन के साथ इंटरसेक्ट होगा तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, बट उसके लिए 2 लाइन भी तो चाहिए, तो 3c1। बस ये आंसर हो गया। अब इन्होंने और नंबर की जगह पर वेरिएबल दे रखा है, तो कितना फर्क है ना? तो आप नंबर लेके कर लो और फिर ऑप्शन में पुट कर लो।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 में बोला गया है कि एबीसीडी इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो हमारे कितने साइड्स होंगे? भाई क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड? 4 साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इसमें वही बोला है कि 4 साइड है। ए बी पे कितने पॉइंट है? 3, और वो 3 पॉइंट एक ही लाइन पे, ए बी पे, बी सी पे 4, सी डी पे 5 और डी ए पे। बोला कि इन सारे पॉइंट आपको ट्राइंगल बनाना है। टोटल कितने पॉइंट? टोटल कितने पॉइंट है? अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो तुम्हें कितने ट्राइंगल बना पाओगे? 18। उसमें से क्या नहीं बनेगी? जो कोलिनियर होगा। तो ए बी पे कितने पॉइंट है? तो उससे 3C3। ए बी पे जो 3 पॉइंट होंगे तीनों से ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 18C3 में से 3C3 माइनस, फिर 43 माइनस, फिर 5C3 माइनस, फिर 6C3। अच्छा, इसमें मुझे आप लोग जो भी आप पूरे क्लास में कोई बता पाए 46 क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट 46 क्वेश्चन बताओ। F 1 2 3 4 tending to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tending to 1 2 3 4 5 और कैसा फंक्शन बनाना है? on to with the condition उसमें लिखा है कंडीशन f of I not equal to I। कौन सी कंडीशन है? f of I not equal to I। तो बताओ क्या लगाएंगे आगे? अच्छा, पहले तो ऑन टू फंक्शन है। पहले तो ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब कि आपका ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? रेंज इक्वल टू। कोडोमेन में कौन कौन है? रेंज में भी कौन आना चाहिए? तो आपके बॉल कितने हैं? 5। वो बॉल मतलब डोमेन के 5 बॉल, और कोडोमेन रेंज भी 1 2 3 4 5 है। एक तरह के 5 बॉल, 5 बॉल, तो हर बॉक्स यूज होना चाहिए। तो मतलब हर बॉक्स के अंदर कितने कितने बॉल डालोगे? एक बॉल डालोगे। भाई 5 बॉल है, 5 बॉक्स है, हर बॉक्स को यूज करना है, हर बॉक्स में कितने बॉल चाहिए? बट किस कंडीशन पे? इसका मतलब क्या होगा? 1 तो ये कौन सा 1 1 पे नहीं जाना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट होगा? 1 1 पे नहीं जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा है। डीएसएन की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लेके 1/5 उसको सोल्व कर देना। तो अब बस मेन आपको ये क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से समझो और फिर उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्लास में आगे ले जाएंगे। अब धीरे धीरे ऐसा होने चाहिए आपके डाउट कम होते जाने चाहिए, है ना? थोड़ी चीजें और ज्यादा समझ में आना चालू होगा आप लोगों का, करते रहोगे। तो नेक्स्ट क्लास में तो डाउट वो करेंगे अपने, और सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक लेके आना है, और जिसमें